रतनगढ़ गांव में रमेश अपनी माँ शारदा और अपनी पत्नी ललिता के साथ रहा करता था और उसका बड़ा भाई सुरेश अपनी पत्नी अनीता के साथ दूसरे किराए के घर में रहा करता था, क्योंकि अनीता को इतने बड़े परिवार में रहना पसंद नहीं था। रमेश और उसकी पत्नी ललिता दोनों शारदा की बहुत सेवा किया करते थे। सुनिए जी, आज मुझे काली माता के दर्शन के लिए शहर में जाना है। लेकिन ललिता, अपन माँ को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी तबीयत सही नहीं है, उन्हें कुछ हो गया तो? अरे तो आज अपन भैया और भाभी को माँ के पास रुकने को बोल देते हैं। एक दिन के लिए भैया और भाभी भी माँ का ध्यान रखने के लिए मना नहीं करेंगे और शाम होने तक तो अपन वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम जाकर भैया और भाभी को बुला लाओ, फिर अपन दोनों काली माता के मंदिर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रमेश और ललिता काली माता के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी शारदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे सुनो बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू सुनो। अरे क्या हो गया बुढ़िया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? जल्दी बता, क्या काम है? सुनो बड़ी बहू, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा अंतिम समय है, तो तुम जल्दी से रमेश और छोटी बहू को वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। अरे ऐसा लग रहा है बुढ़िया का जाने का समय हो गया है। ये जरूर जायदाद का बंटवारा करना चाहती है, यही सही समय है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम दोनों भाइयों को कोई जरूरी बात बताना चाहती हूँ। तुम जल्दी से रमेश और छोटी बहू को वापस बुला लो। लेकिन माँ जी, मैंने देखा वो दोनों तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें बता दीजिए क्या बात है, हम उन दोनों को बता देंगे। ठीक है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारे पिताजी ने हमेशा पैसे को बचा बचा के खर्च किया है। हमने तुम दोनों के लिए बहुत सारा धन जमा कर रखा है। इस बारे में उन्होंने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों मेहनत करके कमाओ। लेकिन अब ये मेरा आखिरी समय है, तो मैं तुम्हें उस धन के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हम दोनों ने जो भी धन जमा किया, उस धन को हमने मिट्टी के घड़े में डालकर घर में छुपा दिया था, ताकि उस धन को कोई चुरा ना सके। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई उस धन को बराबर बराबर बांट लो। शारदा कितना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बुढ़िया, कम से कम ये तो बताती जाती कि घर में कहाँ छुपा रखा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, हम ढूंढ ही लेंगे। सुनो जी, अब आप धन के बारे में अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी मत बताना, और मैं जैसा जैसा कहती हूँ बस वैसा वैसा ही करते जाना। तो इसका मतलब छोटे भाई को धन के बारे में कुछ ना बताऊं? अरे क्या तुम्हारे ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा ही करते जाओ। लेकिन अपन इतने बड़े घर में उस धन को कहाँ ढूंढेंगे, और वो भी रमेश के होते हुए? वो यहाँ रहेगा तो उसे भी पता ही चल जाएगा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है, सुनिए। अरे वाह भाग्यवान वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। और उधर रमेश और उसकी पत्नी दोनों काली माता के दर्शन करके अपने घर लौट आते हैं। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? माँ जी उठिए ना। माँ जी, ये क्या हो गया? उठो माँ जी। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? माँ उठो ना माँ। माँ क्या हुआ? भैया ये सब कब हुआ? अरे रमेश, तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक माँ हमें छोड़कर चली गई। रमेश, हमें माँ छोड़कर चली गई। माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके आखिरी समय में आपके पास नहीं था। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। फिर दोनों भाई मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और ऐसे ही देखते देखते पूरे 12 दिन भी बीत जाते हैं, और उनकी माँ का क्रियाक्रम का सारा काम भी खत्म हो जाता है, और उनका घर भी खाली हो जाता है। सुनो भाई रमेश, अब अपनी माँ को गुजरे करीब 20 दिन हो गए हैं। उनके सारे क्रियाक्रम का काम भी पूरा हो चुका है, तो अब तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि माँ ने ये घर, सारी जमीन जायदाद और सारा धन मेरे नाम कर दिया है। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ कभी भी मेरे साथ
ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे देवर जी, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। आखिरी के समय में माँ हमें बोल रही थी कि रमेश को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं इतनी बीमार हूँ, फिर भी वो अपनी पत्नी को लेकर शहर घूमने के लिए चला गया। माँ के साथ हम थे, हमने उनकी सेवा करी तो माँ ने सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम कर दी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। ये बात सच नहीं है। रमेश, हमें पता था कि तुम हमारी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, इसलिए हमने सरपंच जी को बुलाया है। वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं शारदा, इस कागज पर जो लिख रही हूँ सब मेरी मर्जी से लिख रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा घर, मेरे खेत सारे मेरे बड़े बेटे सुरेश के नाम होंगे और छोटे बेटे रमेश के नाम गांव के बाहर जो झोपड़ी बनी हुई है और उसके वहाँ की वो छोटी सी जमीन नाम कर रही हूँ। सरपंच जी, क्या सच में इसमें जो भी लिखा है वो सब मेरी माँ ने ही लिखा है? हाँ बेटा, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब तुम्हारी माँ ने लिखा है और नीचे अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे सरपंच जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा छोटा भाई रमेश और उसकी पत्नी दोनों मेरी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। वो मेरी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। माँ की तबीयत खराब होते हुए भी ये दोनों घूमने के लिए शहर चले गए। माँ इस बात से बहुत नाराज थी और हम दोनों माँ की बहुत सेवा करते थे, इसलिए माँ हम दोनों से खुश थी। तो माँ ने सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी ने माँ का बहुत ध्यान रखा है और माँ हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। हाँ बेटा, लेकिन इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ ने इस वसीयत पर सब कुछ साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। सरपंच की ये बात सुनकर सुरेश और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही रमेश को बोल दीजिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर माँ मुझसे नफरत करती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो मुझे अपने पास रख सकते हो ना। सुनो बेटा रमेश, तुम्हारी माँ के वसीयत के मुताबिक गांव के बाहर वाली झोपड़ी और वहाँ की जमीन तुम्हारे नाम है, तो तुम अपनी पत्नी को वहाँ लेकर के चले जाओ। लेकिन सरपंच जी, वो झोपड़ी तो पूरी टूटी हुई है, वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुमने माँ की जैसी सेवा की थी, माँ ने तुम दोनों को वैसा ही फल दिया है। हम दोनों ने जैसी सेवा की थी, माँ ने हम दोनों को वैसा फल दिया है। नहीं भाभी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। माँ कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों ने ही माँ की बहुत सेवा की थी। देखो सरपंच जी, आप इन दोनों से बोल दीजिए कि ये हम दोनों से यहाँ खड़े होकर बहस ना करें और चुपचाप यहाँ से अपना सामान लेकर चले जाएं। देखो रमेश बेटा, वसीयत के मुताबिक ये घर इन दोनों का है। अगर ये लोग नहीं चाहते कि तुम दोनों यहाँ रहो तो तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि इसने माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, तो इसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सुनो जी, यहाँ से चलिए, अब ये घर अपना नहीं रहा। ललिता, माँ अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन माँ मुझसे इतना नाराज थी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पता नहीं जी, अब अपना किस तरह गुजारा होगा। पता नहीं भैया और भाभी ने तो हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे ललिता, हम दोनों ने माँ की इतनी सेवा की और माँ ने ही हमारे साथ ऐसा किया, तो भैया और भाभी की इसमें क्या गलती है? चलो अब अपन यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह भाग्यवान, वाह क्या दिमाग है तुम्हारा। और सारी जमीन जायदाद भी अपनी हो गई और माँ पिताजी का छुपाया हुआ धन भी। वो तो अच्छा हुआ, तुम्हारी माँ के मरते ही मैंने उनके अंगूठे का निशान ले लिया था, इसलिए अपन उन दोनों को यहाँ से भगा पाएंगे। अब ये सारा घर अपना है, यहाँ का सारा धन भी अपना है, सारे खेत भी अपने हैं और यहाँ का छुपा हुआ धन भी अपना ही है। अब आराम से अपन उस धन को ढूंढेंगे। पता नहीं रमेश बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया था, उन्होंने
तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, ये बात मेरे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारी माँ की सेवा किसने करी। सरपंच जी, मुझे जमीन जायदाद की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन माँ के मन में हम दोनों के लिए इतनी नफरत थी, ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सरपंच जी। हाँ बेटा, लेकिन अब अपन कर भी क्या सकते हैं। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता देना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। ललिता, अब अपन क्या करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि माँ हमसे इतना नफरत करती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ अपन से नफरत नहीं कर सकती। माँ अपन दोनों से बहुत प्यार करती थी। और आप कल ही काम के लिए सरपंच जी के पास चले जाना। सरपंच जी आपको कोई ना कोई काम पर रख लेंगे। चलो, अब अपन थोड़ी साफ सफाई करके सामान संभाल लेते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं। अरे सुनिए, जल्दी यहाँ आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? देखिए, यहाँ मुझे साफ सफाई करते हुए पूछे चारे के अंदर से क्या मिला। क्या है इन मटकों में, खोलकर देखता हूँ। फिर जैसे ही रमेश मटकों को खोलकर देखता है तो मटके पूरे सोने चांदी से भरे हुए थे। अरे ललिता, माँ ने शायद अपन को इसीलिए ही ये झोपड़ी दी है, ताकि अपन को ये सब मिल सके। मैं भी ये बात जाकर सरपंच जी को बताकर आता हूँ। फिर रमेश सरपंच जी की यहाँ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तो सरपंच जी उन मटकों को देखने के लिए रमेश के साथ चले जाते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुरेश भाई, गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई की झोपड़ी से 5 सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए मटके मिले हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई की झोपड़ी में सोने चांदी से भरे हुए मटके मिले हैं। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। ये बात गांव में सबको पता है और तुम्हें नहीं पता। चलो जल्दी चलो। इसका मतलब माँ ने सारे मटके उस झोपड़ी में ही छुपा रखे थे। चलो जल्दी चलो। फिर वो तीनों रमेश के यहाँ जाते हैं। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, और माँ ने इसे यहाँ झोपड़ी में छुपा कर रखा हुआ था। इसका मतलब भैया, आपको इस खजाने के बारे में पता था? हाँ, मुझे पता था। माँ ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन धन कहाँ पर छुपा रखा है ये नहीं बताया था। क्या भैया, लेकिन आपने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो, मक्कार, लालची, धोखेबाज। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम इसे कब का ले लेते। ये सब मेरा है, मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। सुरेश, तुम इस धन को यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर ये घर रमेश का है, तो यहाँ की सारी चीजें भी रमेश की हैं। अरे सरपंच जी, वो वसीयत पूरी नकली है। ये घर कोई रमेश के नाम नहीं है। माँ के मरने के बाद खाली पन्ने पर अनीता ने अंगूठे का निशान ले लिया था और उसकी मदद से सारी जमीन जायदाद हमारे नाम करवा ली थी। वाह रमेश बेटा, तुमने संपत्ति के लालच में आकर एक मरे हुए इंसान का अंगूठा लगवाया। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने ये बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम दोनों को इसकी सजा भी मैं दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इसका मतलब माँ मुझसे नाराज नहीं थी, वो आखिरी वक्त में मुझे याद कर रही होगी। हाँ भाई, माँ तुमसे नाराज नहीं थी। माँ आखिरी वक्त में तुम्हें और मुझे बुलाकर दोनों को इस धन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आ गया था। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भैया, आपने मुझे संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आपने माँ के नाम पर मुझे इतना झूठ बोला, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। आप एक धोखेबाज, मक्कार और लालची भाई हो। बेहतर यही है आप यहाँ से चले जाओ।